कि देखिए, सबसे बड़ा संकट यह है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये हम मानते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं इस मंच से आपके सामने कोई ऐसी तस्वीर नहीं रखने वाला जिसमें आप खुश हो और आपको मैं सुनहरे सपने दिखा के जाऊं। ये मेरा काम नहीं है, मैं इसके लिए नहीं जाना चाहता। मैं जो भी कुछ बोलूंगा, हो सकता है कि उससे आपको नींद ना आए, आप परेशान हो, और नींद ना आए, यही मेरा लक्ष्य है। हम इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं या जगे भी हुए हैं, तो जगे होने का हम नाटक कर रहे हैं। हम दुनिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या है, अमेरिका में क्या है, कहां कहां की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। लेटेस्ट फैशन हमको पता है फ्रांस में कौन सी है। भारत देश, भारत राष्ट्र 2025 में इस सनातनी समाज के, इस सनातन धर्म को मानने वाले 80 से 85 करोड़ लोग अपने न शत्रु को पहचानते हैं, न अपने मुद्दों को पहचानते हैं। बस किसी ने कुछ कह दिया, सब वही कहने लगते हैं। न कॉलेज में इसकी कोई चिंता है, क्योंकि वहां का कोर्स तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तय कर दिया था, वही चल रहा है। हमारे जहां ज्ञान के केंद्र हैं, वो भी एक दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। आज की डेट में विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस भारत एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है। शायद आप इसका इंतजार कर रहे होंगे कि एक दिन घोषणा होगी कि इंडिया इज इस्लामिक स्टेट, तब हम मानेंगे। कभी पलट करके संसद की कार्रवाई देखिए, कभी पलट करके जिस संविधान को हम बड़ी वरीयता देते हैं, संविधान संविधान संविधान, बहसें होती हैं, घंटों बहसें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के लोग अलग व्याख्या करते हैं, पार्लियामेंट में अलग व्याख्या होती है। उसी संविधान ने सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। लेकिन मैंने किसी चौराहे पे, किसी प्रवचन में मैंने लोगों को सुनते नहीं देखा कि इस विषय पे लोगों को जानकारी दे दें। हम नई नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, उस नई परिभाषा गढ़ने का समय ही नहीं है आपके पास। ये युद्ध और जंग के बीच की लाइन है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शब्दों का हमें ज्ञान नहीं है। जंग जिस फिलॉसफी का शब्द है, उस जंग में सब कुछ जायज है। पहलगांव में 26 सनातनियों की हत्या भी जायज है, भागलपुर में भी जायज है, बंगाल में भी जायज है, बांग्लादेश में भी जायज है, पाकिस्तान में भी जायज है। इस्लाम में सब कुछ जायज है। इसलिए रेप, मर्डर वो उसका हिस्सा है। और आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता आपको युद्ध सिखाती है। इसलिए तथाकथित छुट भइये नेता सड़क पे, संसद में, विधानसभाओं में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान युद्ध कर रहा है। जब हम बोलते हैं तो दुनिया हमारे बारे में वाकई में क्या सोचती होगी, कभी कभी दुख होता है। युद्ध शब्द की उत्पत्ति सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गई है। ये जो शब्दों की उत्पत्ति होती है, ये हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक भाव की पहचान होती है। कुछ शब्द हमारी संस्कृति में है ही नहीं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं थे। युद्ध के नियम हैं और आज के नहीं है, महाभारत काल से हैं। उसे युद्ध कहते थे कि सुबह सुबह जब सूरज निकलेगा
तो सेनाएं उद्घोष करके बता करके हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, युद्ध करेंगे। युद्ध के नियम है कि सूर्यास्त होगा तो युद्ध बंद हो जाएगा। फिर इधर के कैंप के लोग उधर जाएंगे, उनकी मरहम पट्टी करेंगे, इधर के लोग इधर आएंगे और फिर सुबह उद्घोष के साथ युद्ध होगा। युद्ध के नियम थे। तो इस युद्ध के नियम से आप बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो भारत देश की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। युद्ध के नियम आपके अपने लोगों के बीच में तो हो सकते हैं, लेकिन जो शत्रु है आपका, वो युद्ध का मतलब ही नहीं जानता, तो फिर उससे उसी भाषा में बात होनी चाहिए कि जिन नियमों को वो मानता है। हमारे यहां यह है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमें शायद यह भी यकीन है कि दूसरे के हमले के बाद हम बचेंगे। 65 हुआ, 71 हुआ और कई सारी ऐसी लड़ाइयां हुई। हमारे खामोश होने या हमारे पीछे हटने का कारण ही यही है कि जब ये देश बटा, तब भी हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजादी मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो पूरी दुनिया जब आपको देखती है तो कहते हैं कमाल के लोग हैं ये। एक दिन पहले 10 लाख सनातनी हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई, उसके बाद ये देश बना और हम 15 अगस्त को लाशें पड़ी हुई हैं दिल्ली के अंदर, टेंट लगे हुए हैं, वो हमारे फूल वाले चचा देश को संबोधित कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को भी आजादी की मुबारकबाद दे रहे हैं और एक रात के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं और हम आजादी मना रहे हैं। हम कैसे लोग हैं? भूल जाओ, सब भूल जाओ, मत ऐसी चीजें याद रखो। जो समाज, जो सभ्यता अपने भूतकाल को भूल जाती है, आने वाली पीढ़ियां आपको भूल जाते हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में 15 नंबर, 17 नंबर, 25 नंबर आकर के पढ़ाने के लिए नहीं होता। इतिहास में जो आपने गलती की है वो ना दोहराई जाए, इसलिए पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान काल को मैं शॉर्टकट करता हूं। 71 में, 75 में, 65 में, अब आप दो सभ्यताओं के बीच में देखिए। हमारे कॉन्शियस माइंड में है, लेकिन हम कहीं डरे हुए हैं, कहीं सहमे हुए हैं। इसलिए उस बात को इसलिए नहीं कहते कि कोई नाराज हो जाएगा। सच बोल लिए चाहे पूरी दुनिया नाराज हो जाए, इसकी चिंता मत कीजिए। 71 वॉर में 93,000 पाकिस्तान इस्लामिक जिहादी देश के मुसलमान फौजियों को हमने सरेंडर कराया। 93,000। तो जो आज आपने बताया कि पप्पू की दुकान पे चाय पीने गए, अच्छी बात है कि आपके यहां एक पप्पू चाय बनाता है। मैं जहां से आया हूं, दुर्भाग्य है, उस चाय नहीं बनाता, आलू से सोना बनाता है। अगर पप्पू चाय वाला जो बनारस में है, मैं जब जब जाता हूं वहां इसलिए नहीं जाता कि उसकी चाय कैसी है, तो उसका भाव है। ऐसे ऐसे ज्ञानी उस पप्पू की चाय पे मिलते हैं, बिना लोकसभा राज्यसभा गए क्या भाषण देते हैं साहब, जबरदस्त देते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे ही अड्डे अगर सब जगह बन जाएं तो दिल्ली वाले राहुल की गिनती कम हो जाएगी। इसलिए मैं आजकल उनका नानी का नाम बहुत लिया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अभी यह डिबेट हो गई है कि भाई प्रधानमंत्री तो लड़ने गए नहीं थे, तो प्रधानमंत्री इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? तो मुझे तो कोई नहीं लगता ऐसी कोई उन्होंने कहा हो कि मैं गया था वहां लड़ने।
तो अगर ये नहीं ले सकते तो वो क्या श्रेय ले रही थी कि भाई हमने 1971 में 2 टुकड़े कर दिए? वो कहां गई थी? आपकी बहादुर सेना ने 93 पाकिस्तानी फोर्सेस को सरेंडर कराया। उन्होंने तो समझौते के तहत 93,000 उनको भेज दिया। आपने नेगोशिएट नहीं किया। कश्मीर तब भी ले सकती थी आप। लेकिन उससे आगे भी कई सारी चीजें हुई। हमने उनके सरेंडर किए हुए आर्मी के लोग छोड़ दिए क्योंकि हमको लगता था कि हम दुनिया के महान लोग हैं। लेकिन जिस इस्लामिक पाकिस्तान से आप लड़ रहे हैं या इस्लामिक वर्ल्ड से आप लड़ रहे हैं, एक फौजी इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ और एक फौजी हमारा उस तरफ चला गया। ये यूएनओ का चार्टर है, ये किसी और का नहीं है। मैं उसकी सिर्फ रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता है। किसी भी युद्ध में, किसी भी वॉर में 2 देशों के बीच में हो, अगर इस देश का कोई फौजी दूसरे देश की सीमा में रह जाए तो यूएन चार्टर यह कहता है कि वो फौजी का अपना निजी कुछ भी नहीं है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा था, इसलिए आप उसके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों से आपका मुकाबला है, जिससे आपको इनकाउंटर, उनके भी बहुत सारे भाईजान इस हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। एक सौरभ कालिया नाम का फौजी उधर रहा। उन्होंने अपनी कुरानिक परंपरा के तहत, इस्लाम की परंपरा के तहत, उस सौरभ कालिया की दोनों आंखें निकाल के आपको वापस भेज दिया। इसलिए पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं हो सकता, जंग हो सकती है।